Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। प्रोकैरियोट्स जो कि किंगडम मोनेरा से रिलेटेड है, जिनको हम सिंपली बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया का नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे जो की कंटेंट्स शामिल होंगे उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है वो कौन से हैं, शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, और लास्ट पे इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया से। तो अगर एक बैक्टीरिया का साइज की बात करें तो दे रेंज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर। ये बुनियादी तौर पर हम जानते हैं बैक्टीरिया माइक्रोबायोलॉजी में कंसिडर किए जाते हैं और इनका साइज माइक्रोमीटर में होता है। इससे स्मॉलर रेंज में वायरसेस आते हैं और इससे लार्जर रेंज में यूकैरियोटिक सेल, जिनको हम यूजुअली माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूकैरियोटिक सेल हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इनका साइज रेंज जो है 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर है, जिसमें स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा को कंसिडर किया जाता है, जिसका साइज 100 टू 200 नैनोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर कंसिडर किया जाता है। तो दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इकोलाई जो कि मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता है, इसका साइज 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ होता है और 2 टू 6 माइक्रोमीटर इन लेंथ कंसिडर किया जाता है। तो इसका मोस्ट प्रिसाइज साइज जो है वो बताया गया। स्पाइरोचीट की बात करें तो ये बैक्टीरिया जो है अप्रोक्सीमेटली 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। अब स्पाइरोचीट क्योंकि एक ग्रुप का नाम है, उसमें से एक जो कि एप्लोपाइसम फाइशलसोनी, ये एक बैक्टीरिया जो कि सर्जन फिश में मौजूद होता है और इसका साइज 80 माइक्रोमीटर इन विड्थ है और 600 माइक्रोमीटर इन लेंथ कंसिडर किया जाता है। तो ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो इसका मतलब डिफरेंट रेंज में, वैरायटी में जो बैक्टीरिया हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से यूजुअली जो बैक्टीरिया हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1 टू 10 माइक्रोमीटर या 1 टू 20 माइक्रोमीटर में होते हैं, लेकिन रेंज की बात करें तो वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 600 माइक्रोमीटर तक कंसिडर किए जाते हैं। दैट वाज अबाउट द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। अगर हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। शेप ऑफ बैक्टीरिया को हम जनरली 3 बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कॉकस, जिसका मतलब स्फेरिकल या राउंड होता है। तो ये बैक्टीरिया स्फेरिकल और राउंड कहलाते हैं। जबकि बैसिलस जो है इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रॉड शेप्ड, और स्पाइरल जो है ये स्प्रिंग लाइक या हेलिकल इन अपीयरेंस होते हैं। तो इनको कहा जाता है हेलिकल और स्प्रिंग लाइक। अब इन बैक्टीरिया को प्लान ऑफ डिवीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई अगर करें तो बैक्टीरिया जो हैं उनमें अगर सिंगल प्लान ऑफ डिवीजन हो तो वो 1 डिवीजन अगर होती है। फॉर एग्जांपल हम इस बात को अगर इस तरह से कंसिडर करें कि एक बैक्टीरिया ये है कोकस जो कि स्फेरिकल है या राउंड है, उसको अगर 1 प्लेन में डिवाइड किया जाए, फॉर एग्जांपल वर्टिकल प्लेन में है या हॉरिजॉन्टल में है, तो सिंगल प्लेन में डिवाइड किया जाए तो उससे ये 2 सेल्स बनेंगे जिनको नाम दिया जाएगा डिप्लोकोकस। जबकि अगर बैक्टीरिया वही प्लेन ऑफ डिवीजन 2 हो जाए, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सिंगल जो है सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन के अंदर अगर बैक्टीरिया मैनी डिवीजन शो करें, ये एक बैक्टीरियम था, उसकी यू डिवीजन हुई तो उससे जो सेल्स बने वो कहलाए ये 2। अगर इनकी डिवीजन एक ही प्लेन में रहे, यानी कि प्लेन सिंगल रहे और डिवीजन मैनी हो जाएं, तो उसकी वजह से चेन ऑफ सेल्स बन जाती है, जिसको नाम क्या दिया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर यही डिवीजन जो है वो प्लेन ऑफ डिवीजन हो जाए 2, तो इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल था तो इसकी डिवीजन हुई इस तरह से, तो ये सेल बन गए 2। अब इनकी डिवीजन का प्लान बदल जाए, वर्टिकल की बजाय हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो ये कंडीशन जो है वो 2 सेल ऊपर आ जाएंगे और 2 सेल
नीचे हो जाएंगे। इसको नाम क्या दिया जाएगा? दैट विल बी कंसिडर्ड एज टेट्राड कंडीशन, क्योंकि टेट्रा की सूरत में 4 सेल्स की सूरत में ये आ चुके हैं। अगर यही जो प्लान ऑफ डिवीजन है वो 3 हो जाए, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्लान था वर्टिकल, उससे ये 2 सेल बन गए, फिर जो डिवीजन है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए और इस तरह से 4 सेल बन गए, और अगर ये अब थर्ड प्लान जो है वो जी एक्सिस में हो जाए तो उसकी वजह से फॉर एग्जांपल डिवीजन जो है वो इस तरह से, पहली डिवीजन हो रही थी इस तरह से, फिर इस तरह से, और चौथी डिवीजन हो, तीसरी डिवीजन हो इस तरह से, तो इसकी वजह से ये सेल्स जो हैं वो टायर की सूरत में 4 सेल आगे आ जाएंगे और 4 सेल इसके पीछे बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाएगी 8 सेल स्टेज, जिसको नाम दिया जाएगा सार्सिना। तो इसका मतलब अगर प्लान ऑफ डिवीजन सिंगल हो तो डिप्लोकोकस बनेंगे या स्ट्रेप्टोकोकस, 2 प्लान ऑफ डिवीजन हो तो टेट्राड बनेगा, 3 प्लान ऑफ डिवीजन हो तो सार्सिना, और अगर नो प्लान या रैंडम डिवीजन हो रही हो तो उसकी वजह से नंबर ऑफ डिवीजन मैनी होने की वजह से ग्रेप लाइक अफेरेंस आ जाती है, जो कि कहलाता है स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफिलोकोकस कब बनेगा? जिस वक्त रैंडम डिवीजन हो, फॉर एग्जांपल पहली डिवीजन जो है वो इसी तरह से हुई थी, 2 सेल बन गए, एक सेल की डिवीजन यूं हो जाए, एक की यूं हो जाए, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी डिवीजन यूं हो, इसकी यूं, और प्लान ऑफ डिवीजन जो है वो चेंज होता रहे, जिसकी वजह से ये सेल किस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से, और उसके बाद यूं, और अल्टीमेटली नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से ग्रेप लाइक अपीयरेंस, इररेगुलर फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसको नाम दिया जाएगा स्टेफाइलोकोकस। तो ये तो बात थी कोकस बैक्टीरिया की। कोकस बैक्टीरिया जो है ये हर प्लान में डिवाइड कर सकते हैं, जबकि बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ सिंगल प्लान में डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रॉड शेप बैक्टीरिया थे इस तरह से, इस बैक्टीरिया में वर्टिकल डिवीजन हुई, तो इससे जो 1 डिवीजन हुई तो उसकी वजह से 2 सेल्स यू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, तो इसको नाम दिया जाएगा डिप्लोबैसिलस या डिप्लोबैसिलाई। और अगर यही डिवीजन जो है वो मैनी हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एक डिवीजन हुई तो उससे 2 सेल बन गए, फिर एक और डिवीजन हुई तो उससे 4 सेल बन गए, और ये 4 सेल जो हैं वो एक चेन की सूरत में आ गए। तो चेन ऑफ कोकस हो तो स्ट्रेप्टोकोकाई है, और चेन ऑफ बैसिलस हो तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई है। ये बैक्टीरिया जो हैं आमतौर पर अपीयर होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल की बात करें तो इकोलाई बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस फॉर्म में होता है। इसी तरह से साल्मोनेला टाइफाइड जो कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसके साथ साथ क्लस्ट्रीडियम टेटनाई, तो ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि बैसिलस अपीयरेंस दे रहे होते हैं। जबकि कोकस की एग्जांपल देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe जो कि निमोनिया का काज कर होता है, और इस तरह से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो कि गला खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बुनियादी तौर पर डिफरेंट बैक्टीरिया की एग्जांपल भी हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर स्पाइरल की बात करें तो इसकी अपीयरेंस एक्चुअली एक पर्टिकुलर हेलिक्स स्प्रिंग लाइक होती है। अगर ये स्प्रिंग जो है वो कंप्लीट ना हो, मतलब हाफ हो जाए, तो ये विब्रियो जिसको हम कॉमा लाइक भी कहते हैं, तो इस तरह से अगर हाफ ही अपीयरेंस हो और कंप्लीट रिंग ना बने या कंप्लीट स्फेरिकल या स्पाइरल अपीयरेंस ना आए तो इस तरह से कहलाएगा। और उसके मुकाबले में कंप्लीट अगर हो तो स्पाइरोचीट या स्पाइरलम हो सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो स्पाइरोचीट है वो एक्चुअली थिन एंड फ्लेक्सिबल होता है, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं थिन एंड फ्लेक्सिबल, जबकि जो स्पाइरलम है वो थिक एंड रिजिड कंसिडर किया जाता है। तो ये दोनों में बुनियादी डिफरेंस होता है। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो दैट इज हाइफोमाइक्रोबियम। ये मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की जो कॉमन शेप्स हैं उसको हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, दीज आर कंसिडर्ड एज प्लियोमॉर्फिक। तो उनके लिए एग्जाम्पल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको एच पाइलोरी का नाम भी दिया जाता है। और ये बैक्टीरिया जो हैं खास तौर पर हेलिक्स अपीयरेंस भी रखते हैं और स्पाइरल भी, तो स्पाइरल और स्फेरिकल भी अपीयरेंस होती है। तो इसका मतलब ये 2 तरह से अपीयर हो रहे होते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है प्लियोमॉर्फिक। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल फॉर्म्स भी होती हैं बैक्टीरिया की, जिसमें कुछ बैक्टीरिया स्टार शेप्ड हैं, कुछ फिलामेंटियस हैं,
कुछ स्पिंडल लाइक होते हैं और कुछ ट्राइकॉम लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो इसका मतलब शेप ऑफ बैक्टीरिया में हम एक्चुअली क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में करेंगे तो कोकस, बैसिलस और स्पाइरल। लेकिन अगर हम एडिशनल फॉर्म्स देखें तो स्टार लाइक, इसके अलावा स्पिंडल लाइक या मुख्तलिफ ऐसी कैटेगरीज हो सकती हैं। शेप एंड साइज के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में एक जनरल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखें तो उसके जो स्ट्रक्चरल अपेंडेजेस होते हैं, जिसको बैक्टीरियल अपेंडेजेस कहते हैं, उसमें खास तौर पर फ्लैजेलम और पिली कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो एक कॉमन हम इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है, एक बैक्टीरिया का अगर जनरल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेल मेम्ब्रेन, उसके इंटरनल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल एंड राइबोसोम, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि तमाम बैक्टीरिया में मौजूद होंगे। सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद उसका क्रोमेटिन मटेरियल और राइबोसोम। इसके बाहर जो है वो मौजूद होती है सेल वॉल, जो कि कुछ बैक्टीरिया में मौजूद है और कुछ में नहीं है। और इसके आउटर साइड पर जो ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज मे बी स्लाइम और मे बी कैप्सूल, और इसके साथ साथ कुछ अपेंडेजेस होते हैं जिनको फ्लैजिला और पिली का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहला स्ट्रक्चर हम फ्लैजिलम, जो कि सिंगुलर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसका कहें तो ये एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इनकी फॉर्मेशन जो है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से डिफरेंट होती है, क्योंकि यूकैरियोट्स में जो फ्लैजिला है उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, जबकि यहां पे फ्लैजिलिन प्रोटीन मौजूद होती है। इसका ओरिजिन बेसल बॉडी से है और इसी वजह से हम एक फ्लैजिलम को 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसका जो ओरिजिन वाला पार्ट है वो बेसल बॉडी कहलाता है। अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिलम, तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कहलाते हैं ए ट्राइकस। ट्राइकस का लफ्जी मतलब होता है हेयर, यानी कि विदाउट हेयर या विदाउट फ्लैजिला। नॉर्मली कॉकस बैक्टीरिया जो हैं वो ए ट्राइकस होते हैं, दे हैव नो फ्लैजिला और दे आर ससाइल इन नेचर, ये मोटाइल नहीं होते। उसके मुकाबले में मोनोट्राइकस की बात करें तो मोनो मीन सिंगल, इसका मतलब सिंगल फ्लैजिलम। फॉर एग्जांपल ये एक बैसिलस है और उसकी एक स्ट्रक्चर पे यूं हेयर लाइक अपेंडेज जो है वो मौजूद हो, इसे मोनोट्राइकस का नाम दिया जाता है। इसके अलावा एम्फीट्राइकस का मतलब होता है द फ्लैजिलम एट 2 ऑपोजिट पोल्स। अब वो पोल्स पे, 2 ऑपोजिट पोल्स पे कितने फ्लैजिलम होंगे उस बेस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है। बाइपोलर मोनोट्राइकस, मतलब अगर ऑपोजिट पोल पर एक एक फ्लैजिलम हो तो उसे कहते हैं बाइपोलर मोनोट्राइकस, और ये टाइप है एम्फीट्राइकस की। इसके साथ साथ बाइपोलर बाइट्राइकस, जिसमें एक फ्लैजिलम है तो उसके अब दोनों साइडों पे, दोनों पोल्स पे अगर 2-2 फ्लैजिलम हो तो बाइपोलर बाइट्राइकस। और एम्फीपोलर या एम्फीलोफोट्राइकस जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो एक साइड पे और टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो दूसरी साइड पे। तो इस बेस पे हम क्या नाम देते हैं इसको, एम्फीलोफोट्राइकस। और सिंपली लोफोट्राइकस को क्या कहा जाएगा कि अगर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला हो एक ही साइड पे तो उसको नाम दिया जाता है एम्फीलोफोट्राइकस। और पेरिट्राइकस की जब बात करेंगे तो इसका मतलब है फ्लैजिला ओवर एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए तो ये पूरी बॉडी पे, पूरी सरफेस पे अगर फ्लैजिलम मौजूद होंगे तो उसको नाम दिया जाता है पेरिट्राइकस। तो ये डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन से हमें समझना आसान हो जाता है और एमसीक्यू के रेफरेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो किस किस्म का फ्लैजिलम की अपीयरेंस रखते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट से देखें तो एक बैक्टीरियम का जो फ्लैजिलम है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है मोटेलिटी, यानी कि लोकोमोशन का प्रोसेस, और उसके साथ साथ कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस का प्रोसेस जो है वो अगर टुवर्ड्स द केमिकल मूवमेंट हो ड्यू टू द फ्लैजिलम तो ये कहलाती है पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, और अगर अवे फ्रॉम द फ्लैजिलम हो तो उसे ना, अवे फ्रॉम द केमिकल हो तो उसे नाम दिया जाता है नेगेटिव कीमोटैक्सिस। तो फ्लैजिलम जो है उसकी वजह से जो मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल करेगा तो पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, और अवे फ्रॉम द केमिकल करेगा तो उसको नेगेटिव कीमोटैक्सिस का नाम दिया जाएगा। दैट वाज अबाउट द फ्लैजिलम। और जो सेकंड अपेंडेज कंसीडर किया जाता है बैक्टीरियल अपेंडेज, उसे नाम दिया जाता है पिल्लाई। तो पिल्लाई को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। पिली जो कि
एक एक्सटर्नल अपेंडेज कंसिडर किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो दैट इज होलो नॉन हेलिकल फिलामेंटियस अपेंडेजेस दैट आर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। इसमें कहा जाता है ट्रू पिलाए आर एक्चुअली एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आगे हम जानेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट as well as conjugation, मतलब ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल दैट विल डन बाय द पिलाए, और उसको स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ पिलाए को नाम दिया जाता है सेक्स पिलाए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पिलाए और फिम्ब्री, दो किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको कॉमनली सेम कंसिडर किया जाता है, लेकिन दोनों में जो बुनियादी डिफरेंस है, पिलाए हमेशा अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसके जरिए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, और उसके मुकाबले में फिम्ब्री किसी भी सरफेस के साथ सिर्फ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए जो अपेंडेज इस्तेमाल होंगे उनको फिम्ब्री का नाम दिया जाता है, लेकिन ये दोनों जनरली कॉमन टर्म समझी जाती हैं। पिलाए के बाद हम अगर सेल एनवेलप की बात करें तो सेल एनवेलप जो है बेसिकली दो बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर हम नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि दो स्ट्रक्चर स्लाइम और कैप्सूल का मजमूआ है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइम प्लस कैप्सूल। और उसके मुकाबले में दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होता है उसको हम कहते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोफिल्म फॉर्मेशन, जो कि सेल को रिजिडिटी और उसके साथ साथ पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर हम डिफरेंस देखें स्लाइम और कैप्सूल में, डिफरेंस क्या है, तो स्लाइम इज एक्चुअली शील्ड ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जबकि कैप्सूल जो है दैट इज पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन और बोथ इन नेचर। इसी वजह से इसको ग्लाइकोकैलिक्स का नाम दिया जाता है। उसके मुकाबले में जो स्लाइम है दैट हैज लूज अपीयरेंस, जबकि कैप्सूल जो है वो टाइटली बाउंडेड होता है। इसी तरह से स्लाइम जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी, यानी कि इस बैक्टीरिया जिसके गिर्द स्लाइम मौजूद होता है उसको इनगल्फ करना बाय द मैक्रोफेजेस टफ हो जाता है, और इस वजह से ये पैथोजेनिसिटी में हेल्प करते हैं, डिजीज काजिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। कैप्सूल जो है वो थिकर और गमी नेचर का होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल कॉलोनीज में उनकी अटैचमेंट में हेल्प मिलती है। जबकि सेल वॉल देखें तो सेल वॉल एक्चुअली पेप्टाइडोग्लाइकन्स पर मेनली मुश्तमिल होती है। ये एक्सटर्नल टू सेल मेम्ब्रेन होती है, रिजिड इन नेचर और ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है। तो सेल वॉल जो है डेफिनेट शेप भी प्रोवाइड कर रही होती है सेल को, बैक्टीरियल सेल को, और उसके साथ साथ ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाते हैं। अब तमाम बैक्टीरिया में कंप्लीट सेल एनवेलप नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल के गिर्द सिर्फ स्लाइम का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल के गिर्द सिर्फ जो है कैप्सूल का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें कंप्लीट सेल एनवेलप मिसिंग होता है। एंड द स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया विच हैव नो सेल एनवेलप और स्पेसिफिकली नो सेल वॉल दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। तो इसका मतलब यह हुआ, हमें एमसीक्यू में यह पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया विच हैव नो सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो नॉन लिविंग कंटेंट होता है इसमें हम मेनली जो कंपोजिशन है सेल वॉल की डिस्कस करते हैं। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है डिफरेंट सेल्स में, जिसमें हम बैक्टीरिया को जब दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो एक आर्कियोबैक्टीरिया कहलाते हैं और दूसरे यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकन्स जो हैं वो सेल वॉल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया बना रहे होते हैं, जबकि जो यूबैक्टीरिया है उनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो मेन कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। और यूबैक्टीरिया में केमिकल कंपोजिशन की बेस पे, सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन की बेस पे यूबैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, जो कि ग्राम साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम की बेस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम दिया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम दिया और ग्राम नेगेटिव, इसकी बुनियादी वजह क्या थी कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव थे दे हैव कैपेसिटी टू रिटेन द प्राइमरी डाई ड्यूरिंग स्टेनिंग प्रोसेस, और प्राइमरी डाई किस वजह से जो है रिटेन करती थी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स। जबकि ग्राम नेगेटिव जो है ये रिटेन करते थे सेकेंडरी डाई,
और सेकेंडरी डाई की वजह से ये अपीयर किस कलर में होते थे? दे अपीयर पिंक इन कलर, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल इन कलर अपीयर होते थे। तो ग्राम पॉजिटिव को इस वजह से ग्राम पॉजिटिव कहा गया बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू रिटेन द प्राइमरी डाई, दे हैव कैपेसिटी टू फॉर्म CVI complex and they appear purple after the staining under microscopic examination। जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो रिटेन करते थे सेकेंडरी डाई, और सेकेंडरी डाई जो है वो सैफरन कहलाती है, जिसकी वजह से वो पिंक इन कलर अपीयर होते थे आफ्टर स्टेनिंग अंडर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो इस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया। जब फर्दर एनालिसिस किया गया तो इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन ही एक दूसरे से डिफरेंट थी, जिसकी वजह से ये डिफरेंट डाइज जो है वो अटेन कर रहे थे आफ्टर द स्टेनिंग प्रोसेस। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहला पॉइंट देखें, दैट इज नंबर ऑफ मेजर लेयर्स। तो जो सेल वॉल की लेयर्स हैं ग्राम पॉजिटिव में वो 1 लेयर थी, और ग्राम नेगेटिव में उसकी लेयर्स जो है वो 2 बन रही थी। इसी वजह से हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जो है ये स्ट्रक्चर और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंट हो जाता है। इसके साथ साथ केमिकल मेकअप की बात करें तो केमिकल मेकअप में कहा जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में भी पेप्टाइडोग्लाइकेन है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा? दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। तो ग्राम पॉजिटिव में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन 50% ऑफ ड्राई वेट होता है, मतलब मैक्सिमम होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में भी होता है लेकिन ओनली 10%। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। केमिकल मेकअप में इसमें टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड मौजूद होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में सिर्फ लिपोप्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन है। अबाउट लिपिड्स बात करें तो 1 to 4% लिपिड्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, जबकि ग्राम नेगेटिव के केस में 11 to 12% यानी कि लिपिड की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। इसके साथ साथ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसमें 20 to 80 नैनोमीटर उसकी ओवरऑल थिकनेस है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो थिकनेस है सेल वॉल की वो कम होती है 8 to 11 नैनोमीटर। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेजर लेयर एक ही है, सो नो आउटर लेयर, जबकि वहां पे 2 हैं तो इसका मतलब एक इनर सेल वॉल की लेयर बन जाएगी, एक आउटर, इस वजह से यस। अगर परमिएबिलिटी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो मोर परमिएबल होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव लेस परमिएबल होते हैं, और इसी वजह से ये ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के, और ग्राम नेगेटिव जो है वो ज्यादा डिजीज काजिंग कैपेसिटी रखते हैं एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करें तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट इज प्रेजेंट इन सम, चंद एक में मौजूद होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में दैट इज प्रेजेंट इन ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, तमाम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरिप्लाज्मिक स्पेस मौजूद होगी। इसके अलावा हम पोरेंस प्रोटीन की बात करते हैं जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होते। तो ये बुनियादी तौर पर सेल एनवेलप की बेस पर हमने डिफरेंशिएट किया, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स में खास तौर पर स्लाइम और कैप्सूल था, और सेल वॉल में हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, दैट इज अबाउट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे दैट आर द सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक्चुअली सराउंडिंग लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल होती है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को एक जनरलाइज्ड बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसके गिर्द खास तौर पर जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है दैट इज सेल वॉल, जो कि डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, और उसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर जो है वो ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाता है। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर जो है वो सेल वॉल कंसिडर करते हैं तो इसके इनर साइड पर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑल इंटरनल कंटेंट इज कंसिडर्ड एज प्रोटोप्लास्ट, जबकि इसके इंटरनल साइड पर जो जेनेटिक मटेरियल है तकरीबन सेंटर में मौजूद होता है, सर्कुलर है, और नॉन मेम्ब्रेनस है, उसको न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें खास तौर पर कुछ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल लाइक होते हैं, जिनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या राइबोसोम का नाम देते हैं।
और स्टोरेज बॉडीज इसके अंदर मौजूद होती हैं, और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको नाम दिया जाता है प्लाज्मिड। इसके अलावा इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी मॉडिफिकेशन होती है, और उस मॉडिफिकेशन से इनवर्ड इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मीजोसोम। तो सेल मेम्ब्रेन इनवर्ड इन्वेजिनेट होती है और बनाती है मीजोसोम। तो मीजोसोम की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं। तो हम फर्स्ट स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane that is present just beneath the cell wall, but in case of mycoplasma that will be outermost because of absence of cell wall in case of mycoplasma. ये थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है। इसका मतलब सेल वॉल की वजह से बैक्टीरियल सेल को रिजिड शेप मिलती है, जबकि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव नो स्टीरोल, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले में यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल या स्टीरोल मौजूद होता है, इस बुनियाद पर हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट have different kinds of lipids as compared to the cell wall of eukaryotes. फंक्शन देखें तो दैट इज अ ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ दैट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम दैट हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि इसी की मीजोसोम्स जो बनती हैं उनका बुनियादी ये काम है और वो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम उसको सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए तो दैट इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स वो फ्लूइड होता है जो कि इस सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे है, तो इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसी को साइटोप्लाज्म भी कहा जा सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो यूकैरियोट का है उससे ये डिफरेंट इस बेस पे होता है दैट हैव नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल और दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। इसके साथ साथ दैट प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड, तो इसकी जो लोकेशन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोइड के दरमियान में जो रीजन होता है उसमें ये फ्लूइड मौजूद होता है, दैट इज जेल लाइक, और इसी वजह से इस सारे पार्ट को जो सॉल्युबल पार्ट होता है इसमें उसको साइटोसोल का नाम भी दिया जाता है। तो सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इसको कंसीडर किया जाता है। दैट कंटेन, जैसे कि मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल इसमें एब्सेंट होते हैं, तो मौजूद क्या होता है दैट कंटेन राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, क्रोमेटिन बॉडी और इसके साथ साथ प्लाज्मिड और बाकी नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होंगे। तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है उसमें देखें तो फर्स्ट वन विल बी द न्यूक्लियोइड। इसको प्रॉपर न्यूक्लियस इसलिए नहीं कहते क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप इसमें मौजूद नहीं होता। इसी को क्रोमेटिन बॉडी का या जेनेटिक मटेरियल का नाम भी देते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, लेकिन सिंगल होता है और सर्कुलर। इसी वजह से हम बैक्टीरियल सेल के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर। इसके पास क्योंकि एक ही और क्योंकि ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्रोमेटिन बॉडी का यूकैरियोटिक क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं दे आर न्यूक्लियोइड बिकॉज दे हैव नो डिस्क्रीट क्रोमोसोम। इसके पास एक प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? तो हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियोसोम की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडी के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसको डिस्क्रीट क्रोमोसोम नहीं कहते। दैट कैन बी स्टेन्ड बाय फुलगन स्टेन। तो ये प्रोकैरियोटिक स्टेन जो है, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसको स्टेनिंग के लिए इस स्टेन को इस्तेमाल किया जाता है। इस मेन डीएनए के अलावा जो इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है दैट इज कंसिडर्ड एज प्लाज्मिड, जो कि खास तौर पर बैक्टीरियल सेल में मौजूद तो होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, लेकिन दैट इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड रिमूव कर दिया जाए, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में रिमूव किया भी जाता है, उसके बावजूद बैक्टीरियल सेल सर्वाइव कर सकता है। तो ये एसेंशियल सब्सटेंस नहीं है या एसेंशियल पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल नहीं कंसीडर किया जाता। इसके पास कुछ जीन्स मौजूद होते हैं दैट आर ड्रग रेजिस्टेंस,
हैवी मेटल रेजिस्टेंस, इसके अलावा इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स जो है वो इस पे मौजूद होते हैं और इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम अपनी मर्जी का जीन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपनी मर्जी का जो प्रोडक्ट है इससे हासिल कर सके और इसके साथ साथ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कुछ ऑर्गेनेल थे जिसमें हमने साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, न्यूक्लियोइड और राइबोसोम के बारे में जाना। नेक्स्ट जो कुछ ऑर्गेनेल हैं उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कुछ जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में से एक इंपॉर्टेंट है दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का नाम भी दिया जाता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन्स। तो आरएनए प्लस प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का नाम दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर कुछ जो है वो फ्री होते हैं डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म बट सम विल बी लूजली अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बजाय वो किसके साथ अटैच होते हैं, इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। इसके साथ साथ इसका फंक्शन देखें तो दीज आर फैक्टरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनका जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक राइबोसोम से डिफरेंट होता है, स्मॉलर होते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 S के, और यूकैरियोटिक राइबोसोम कंपैरेटिवली लार्जर होते हैं जो कि 80 S के कंसीडर किए जाते हैं। मीजोसोम की बात करें तो मीजोसोम जो है वो एक्चुअली मॉडिफिकेशंस या इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ही कंसीडर की जाती हैं, तो इसलिए हम इसको मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ही कहते हैं या इन्वेजिनेशन भी कह सकते हैं। दीज आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकी अपीयरेंस देखें तो ये वेजिकल लाइक, ट्यूब्यूल लाइक और लमेला लाइक अपीयरेंस देते हैं और फंक्शंस में जो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं उसी में ही ये डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी एंजाइम इसके साथ अटैच होते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो मौजूदा एंजाइम है जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसके भी सेल मेम्ब्रेन पर ही एंजाइम जो है वो अटैच होंगे और ये एक्सोसेलुलर एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। तो अब देखिए मीजोसोम का काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यूकैरियोट में कर रहा है वही काम इसका है। इसके साथ साथ जो गोल्जी एपैरेटस काम कर रहा है सेलुलर सेक्रीशंस का वो इसका काम है। इसके साथ साथ जो सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन हुई मीजोसोम बनी वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी कर रही है। तो इसका मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल में कर रहे थे उसके जो एनालॉग फंक्शन है वो यहां पे हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है उसके फंक्शन तो सेम करेगा लेकिन ये स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, तो इस वजह से ये मीजोसोम जो है वो दूसरे ऑर्गेनल की तरह बिहेव करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जो नेक्स्ट एक ऑर्गेनल हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रेन्यूल्स और स्टोरेज बॉडीज। ये स्ट्रक्चर सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं जिसका काम स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट मटेरियल है। कैसे? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट के तौर पर ग्लाइकोजन को स्टोर करना, सल्फर, फैट्स और फॉस्फेट को स्टोर करना इसका फंक्शन है एज अ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट। और वेस्ट मटेरियल के बारे में देखें तो अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड ये वो सब्सटेंस हैं जो कि स्टोर होते हैं, तो इसको हम स्टोरेज बॉडीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल या वेस्ट सब्सटेंस को इसमें स्टोर किया जाता है और ये ग्रेन लाइक अपीयरेंस देते हैं इसलिए इनको ग्रेन्यूल्स का नाम भी दिया जाता है। लास्ट में देखिए तो कुछ डॉर्मेंट बॉडीज भी बनती हैं जो कि मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट होती हैं जिसमें स्पोर हो सकते हैं या सिस्ट हो सकते हैं। तो अगर स्पोर और सिस्ट देखें तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट, बोथ विल बी फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? मेटाबॉलिकली डॉर्मेंट प्रोड्यूस्ड एट लास्ट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ, जबकि जो सिस्ट है दैट विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल। जो स्पोर है दैट कैन बी फॉर्म्ड इनसाइड द सेल एज एंडोस्पोर और आउटसाइड द सेल एज एक्सोस्पोर। ये रेजिस्टेंट टू एडवर्स फिजिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें पीएच है, वाटर डेसिकेशन है, हीट है और तमाम एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि हार्श होंगी, हार्मफुल होंगी, तो उनसे जो है वो बचने के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर की फॉर्मेशन होगी। जबकि सिस्ट जो है वो भी रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन तो होता है बट नॉट फॉर हीट। तो ये एमसीक्यू के तौर पर हमें पूछा जा सकता है कि हीट रेजिस्टेंट नहीं होता सिस्ट, जबकि स्पोर जो है
वो हीट रेजिस्टेंट भी कंसिडर किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि स्पोर की दो फॉर्म्स होती हैं, एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। तो एंडोस्पोर जो है वो अब नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से बनते हैं और अलाइव रह सकते हैं हार्श कंडीशंस में। अब इस स्पोर के बनने की फॉर्मेशन होने का तरीका क्या होता है कि एक्चुअली इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर एक स्पोर बन जाता है और उसके गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, और वो थिक हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो वो आउटर कवरिंग जो है वो टूट जाती है और वो एज अ वेजिटेटिव सेल बिहेव करना शुरू कर देता है। ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है इसका, लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सेल की सर्वाइवल के लिए इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। अब ये स्ट्रक्चर जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स की सर्वाइवल जो है वो कर सकता है, और आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मम्मीज से, जो कि बहुत साल पुरानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके जो फॉसिल्स हैं उनसे भी इस स्पोर्स की जो फॉर्मेशन है वो देखी और स्पोर्स आइसोलेट किए। तो ये स्ट्रक्चर जो है एंडोस्पोर का, ये रेजिस्टेंट, ज्यादा रेजिस्टेंट कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू सिस्ट। तो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। जो इंपॉर्टेंस और कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में जब हम बात करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया की और हार्मफुल बैक्टीरिया की। अब बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट किस सूरत में है? बैक्टीरिया इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, इकोनॉमिक रोल प्ले करते हैं, और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल और हार्मफुल बैक्टीरिया देखे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो बैक्टीरिया डीकंपोजर है। जो इस दुनिया में दो ही ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया और इसके पैरेलल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, दीज आर फंजाई। और इस डिकम्पोजिशन एक्टिविटी की वजह से जो रिसाइकलिंग ऑफ द सब्सटेंस है वो पॉसिबल हुई और कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। अगर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना हो तो न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाए डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर, और अल्टीमेटली इस दुनिया से न्यूट्रिएंट का खात्मा होना शुरू हो जाए। और ये डिकम्पोजर जो है वो उसको एक्चुअली यूजेबल न्यूट्रिएंट्स में दोबारा से कन्वर्ट करते हैं और अल्टीमेटली ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का सबब बनते हैं। तो फर्स्ट वन इज डिकम्पोजर। दूसरे नंबर पर ये बायो रेमिडिएशन का काम कर रहे होते हैं, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है बाय यूजिंग द बैक्टीरिया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसके लिए ये सबब बनते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज बायो रेमिडिएशन। इसके अलावा रिसाइकलर के तौर पर काम करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, खास तौर पर रूट नोड्यूल एसोसिएशन देखी जाती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया जो हैं म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कर रहे होते हैं इन द गट ऑफ द हर्बीवोर्स, जहां पे ये खास किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर कॉल्ड एज सेलुलेज, और उस एंजाइम की मदद से सेलुलोज को डिग्रेड किया जाता है। हम जानते हैं कि टोटल जो एनिमल किंगडम है उसमें कोई इंडिविजुअल जो है सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेलुलेज की प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो जब सेलुलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हर्बीवोर्स जो हैं वो हर्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया मौजूद होने चाहिए जो कि सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिकली इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि गोल्डन राइस प्रोडक्शन के लिए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए गए बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन। ये बैक्टीरिया जो है, इनसे जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जिसको गोल्डन राइस का नाम दिया गया, ये ऐसे फूड प्रोड्यूस की गई जो कि नाइट ब्लाइंडनेस से बचाती है, यानी कि इससे विटामिन ए की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली हमारी जो फूड है उसकी बेटरमेंट का ये सबब बनते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स हासिल करने के लिए भी बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। जैसे हम जानते हैं तमाम एंटीबायोटिक्स का जो ओरिजिन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें फंजाई से, बैक्टीरिया से जो है वो एंटीबायोटिक्स हासिल की जाती हैं और मुख्तलिफ बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन का सबब बनते हैं। वैक्सीनेशन के प्रोसेस में भी बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में, जैसे कि एथेनॉल प्रोडक्शन
बाय वेरियस बायोमास, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के इंडिविजुअल का जो बायोमास है उसके वेस्ट को यूज करते हुए एथेनॉल को तो फॉसिल फ्यूल्स का जो अल्टरनेट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जिसमें 17 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, और ये जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ये अल्टीमेटली जो सिंथेटिक प्लास्टिक है उसके अल्टरनेट के तौर पर यूज किया जाता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक मेन प्रोडक्ट कंसिडर की जाती है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द बैक्टीरिया। मेडिकल इंपॉर्टेंस देखें तो बैक्टीरिया जो है वो पैथोजन के तौर पर काम कर सकते हैं, और तकरीबन 200 स्पीशीज ऐसी नॉन है जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीजेस काज कर रही होती हैं। तो ये प्लांट पैथोजेनिक भी होते हैं और ह्यूमन में डिजीजेस भी काज करते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस काज करते हैं, जिसमें से चंद एक की एग्जांपल यहां पे डिस्कस की गई, जैसा कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, जो ये बैक्टीरियल डिजीज है वो सूडोमोनास की वजह से होती है। इस तरह से बैक्टीरियल विल्ट जो है वो राल्स्टोनिया सोलानेसेरम से, इसी तरह से बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट एरविनिया कैरोटोवोरा से, और अल्टीमेटली लेट ब्लाइट और इस तरह की मुख्तलिफ और डिजीजेस जो हैं वो भी देखा जाता है कि प्लांट पैथोजन से या बैक्टीरियल पैथोजन से प्लांट्स के अंदर हो रही होती हैं। कुछ ह्यूमन के केस में डिजीजेस देखें तो कॉलरा डिजीज जो है विब्रियो कॉलरा से हो रही होती है। इसके साथ साथ जो टाइफाइड है सैल्मोनेला टाइफी की वजह से, और निमोनिया जो कि वायरल से भी होती है और बैक्टीरिया से भी हो रही होती है, और मुख्तलिफ किस्म के इसके स्ट्रेन्स जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से 23 स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है और बाकी स्ट्रेन्स की वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बन सकी। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe है उसकी वजह से बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किस्म की ह्यूमन में डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाए जो है उसकी वजह से टेटनी की कंडीशन आती है, टीबी की जो है डिजीज मौजूद है। तो मुख्तलिफ किस्म की और भी डिजीजेस ह्यूमन में हो सकती हैं। डिजीजेस के साथ साथ जो बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं, और ये बेनिफिशियल जो है नेचुरल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी बना रहे होते हैं। ह्यूमन के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि नेचुरल माइक्रोबायोटा बना रहे होते हैं, और इसकी वजह से ह्यूमन की जो इंटरनल पार्ट्स हैं, मतलब सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पॉसिबल होता है, जैसे कि कोलोन के अंदर, गट के अंदर, इसके अलावा ओरल कैविटी में मुख्तलिफ हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। तो दैट वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। हम जो कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाई यू वांट टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। अब जिस वक्त हम इंपॉर्टेंस में पढ़ते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं, तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया से बचने के लिए बैक्टीरिया को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कंट्रोल के लिए एक कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द स्टरलाइजेशन। टू किल द ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ फ्रॉम एनी प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज स्टरलाइजेशन। यानी कि कोई भी लिक्विड या सॉलिड या कोई सब्सटेंस हमारे पास मौजूद है उसको लाइफ फ्री करना स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। इस स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसमें एक मेथड फिजिकल मेथड कहलाता है, दूसरा केमिकल कंट्रोल कहलाता है, और तीसरे नंबर पे वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले हम फिजिकल कंट्रोल की बात करें तो फिजिकल कंट्रोल के लिए जो डिफरेंट प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें पहला प्रोसेस कहलाता है हीट, सेकंड इज रेडिएशन एंड थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन। इस फिजिकल मेथड में जो हीट की जाती है वो हीट दो तरह से की जा सकती है, दैट इज मे बी ड्राई हीट और मे बी द मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट जो है वो कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन का सबब बनती है, और कोआगुलेशन की वजह से जब प्रोटीन कोआगुलेट हो जाएंगी तो अल्टीमेटली जो फंक्शंस हैं प्रोटीन के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और लाइफ जो है वो सर्वाइवल के लिए पॉसिबल नहीं रहेगी। इसके साथ साथ जो ड्राई हीट है ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के लिए सबब बन रही होती है, और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन की वजह से भी मॉलिक्यूल्स की जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो अपना जो प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म खतरे में आ जाएगी।
इसके साथ साथ जो हीट के लिए हम कॉमन अपनी लाइफ में एक प्रोसेस देखते हैं, दैट इज पास्चराइजेशन, जो कि लुइस पास्चर का डिस्कवर्ड प्रोसेस था, और उसमें उसने मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्योरीफाई करने के लिए एक खास टेम्परेचर पर खास टाइम पीरियड के लिए हीटिंग का प्रोसेस जो है वो डिस्कवर किया, और देखा कि वो मिल्क के अंदर मौजूदा बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड कंसिडर किया जाता है। तो ये था हीट के बारे में। अगर कुछ सब्सटेंस जो है वो हीटिंग के जरिए ना किए जा सके तो अनदर मेथड यूज किया जा सकता है, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हैं, और उनमें जो बिलो द 300 नैनोमीटर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा इफेक्टिव कंसिडर की जाती है। अब याद रखिए, जितनी वेवलेंथ कम होती जाएगी उतनी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती जाएगी। तो जब पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ती है तो अल्टीमेटली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को और बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये तो था रेडिएशन का मेथड, लेकिन फिल्ट्रेशन का मेथड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कुछ मेम्ब्रेन्स यूज की जाती हैं जो कि फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और फिल्ट्रेशन का पर्पस ये होता है ऐसे तमाम किस्म के सब्सटेंस को सेपरेट करना जो कि हीट की वजह से डैमेज हो सकते हैं, यानी कि हीट सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए, हीट सेंसिटिव सब्सटेंस की प्योरिफिकेशन के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें खास तौर पर एंटीबॉडीज की सेपरेशन हो सकती है या फिल्ट्रेशन हो सकती है, सीरा की हो सकती है, और मुख्तलिफ ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की जो सेपरेशन है या प्योरिफिकेशन है उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस। उसके मुकाबले में फिजिकल मेथड के ऑपोजिट हम यूज करते हैं केमिकल मेथड, और केमिकल मेथड में 3 मेथड ही इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स और कीमोथेराप्यूटिक्स। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स में जो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, दैट एंटीसेप्टिक्स कैन बी यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग थिंग्स, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं दैट कैन बी यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। लेकिन एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो कभी भी उनको इनगल्फ नहीं किया जा सकता, जैसे हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन जिसमें हमें क्रीम्स खास तौर पर दी जाती हैं, दैट आर यू ऑन द सरफेस यूज्ड ओनली। जैसे किसी जख्म के लिए हमें क्रीम दी जाती है तो हम उसको खाते नहीं है बल्कि सरफेस पे लगाते हैं, तो दैट इज द एंटीसेप्टिक्स, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स यूज किए जाते हैं। जबकि डिसइंफेक्टेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स पर, जैसे यूटेंसिल्स को प्योरीफाई करने के लिए या जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको साफ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल यूज किए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग केमिकल्स होते हैं, जैसे फिनोल्स हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की और पोटाशियम पर मैग्नेट का केमिकल है, हैलोजेंस यूज किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो कि मुख्तलिफ किस्म के नॉन लिविंग थिंग्स को या नॉन लिविंग सरफेसेस को प्योरीफाई करने के लिए या स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनसाइड द लिविंग थिंग, यानी कि इंटरनल किसी किस्म का कोई जख्म मौजूद है या कोई इंफेक्शन मौजूद है, जैसे पैथोजेनिक इंफेक्शन है, बैक्टीरियल जो है वो सब्सटेंस मौजूद है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए कीमोथेराप्यूटिक्स या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट इज यूज्ड इनसाइड द लिविंग थिंग्स। अब जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसा कि हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं, बट वी हैव टू यूज दैट एंटीबायोटिक्स इन प्रिसाइज मैनर, जिसके लिए हमें कहा जाता है कि हमें डॉक्टर की या जो फिजिशियन है उसकी हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। जितनी डोज रिक्वायर्ड है, ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है, उसको प्रॉपर्ली फोकस करना चाहिए। अगर हम ओवर यूज करते हैं या मिस यूज करते हैं तो उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन डेफनेस का सबब बनती है, और टेट्रासाइक्लिन जो है वो डिसकलरेशन ऑफ द टीथ का सबब बनती है अगर उसको मिस यूज किया जाए। तो इसका मतलब एंटीबायोटिक्स जो है उनको प्रॉपर यूज करना चाहिए। अगर एक्सेसिव यूज किया जाएगा या मिस यूज किया जाएगा तो उसके मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लास्ट पे हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीकेंड और हाफ किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्योर अ पर्टिकुलर डिजीज या टू प्रिवेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज, उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशन हमेशा बिफोर द डिजीज होती है, जो कि एक्चुअली हमारी इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है, ताकि जो इंटरनल कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो बॉडी में आएगा उसके लिए बॉडी को पहले से इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर दिया जाए और आने वाले वायरस या बैक्टीरिया का डिफेंस प्रॉपर्ली किया जा सके। इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले एडवर्ड जेनर थे, लेकिन वो मैकेनिज्म अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। उन्होंने
उन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो है वो सबसे पहले इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को यूज किया था, लेकिन बाद में लुइस पास्चर ने चिकन कॉलरा के एक्सपेरिमेंट से इसके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया और एडवर्ड जेनर को ऑनर देते हुए, क्योंकि उसने काउपॉक्स रिलेटेड फ्लूइड से ये प्रोसेस किया था, तो काउ को लैटिन में वैक्सा का नाम दिया जाता है, तो लुइस पास्चर ने एडवर्ड जेनर को ऑनर देते हुए इसको वैक्सीनेशन का नाम दिया और इसी के लिए एक अल्टरनेट वर्ड इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल किया। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो किस्म के मेथड हम देखते हैं, दैट इज माइक्रोबायोस्टैटिक टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियल ग्रोथ को रेजिस्ट करता है, यानी कि बैक्टीरियल जो डिवीजन्स हैं उनको रोक देता है, और उसके मुकाबले में माइक्रोबायोसिडल होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर दें। तो ये दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस, फिजिकल, केमिकल कंट्रोल या वैक्सीनेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।